हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं? क्या आपकी भी तैयारी बढ़िया से नहीं हुई है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सेट, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, सी में दिया गया है महात्मा गांधी और डी में दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की सही बात क्या है। यदि आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध को पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि लेखक की दृष्टि से यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टिकोण में विडंबना की जो सही बात है ना, वो है जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है। तो क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों के किसकी तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिकता का जो तत्व है ना, ये समग्रता से उभर कर आ गए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृद्धियों को उजागर करती है। तो यदि आप नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत पढ़ेंगे ना, तो उसमें कौन ऐसा वर्ग है जिसके अंतर विरोधों को उजागर की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मध्यम वर्ग के कहानियों को अंतर्विरोधों को उजागर की गई है। अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कठ और केन उपनिषद है ना, इसका अनुवाद मैक्स मुलर के माध्यम से जर्मन भाषा में किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जर्मन भाषा में। अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बोला जा रहा है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 में बोला जा रहा है कि आर्यों के पास क्या था। तो दोस्तों, आर्यों के पास ना ही लोहा का अस्त्र था, ना ही घोड़ा था और ना ही मिट्टी का घर था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन 8 को देखिए कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। संत कालिदास के माध्यम से ये कथन कही गई है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह कथन किसका है? तो महर्षि कालिदास जी का है। उसके बाद में क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है ना, ये जैन धर्म से है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए शब्द का अंकित करवाए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर एक ऐसा सम्राट था जिसने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित करवाया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अकबर। उसके बाद में अगला सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये बहुत बार देखने को मिला है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आप सभी को बता दें,
बहादुर का जो पूरा नाम था ना वो दिल बहादुर था, तो दिल बहादुर ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो आप बोलेंगे कि सर दिल बहादुर था। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि निर्मला कौन थी। दोस्तों निर्मला जो थी ना ये कौन थी, तो ये कहानीकार की पत्नी का नाम है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। उसके बाद में बोला गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो यहाँ पे कुछ में 13 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा के माध्यम से ही निराला की साहित्य साधना नामक एक कृति की गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 में बोला जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, यानी परंपरा का जो मूल्यांकन है यह एक निबंध है, ये किस पुस्तक से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध स्वयं परंपरा का मूल्यांकन नामक पुस्तक से संकलित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि शंभू महाराज जो है ना ये स्वयं पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, चाचा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 में बोला गया है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सन 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि आंद्रे व्रेंता, रेने सॉल और पाल एलुआर ने आविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुल कितने कविताओं की रचना किए थे, तो 35 कविताओं की रचना किए थे। उसके बाद में अगला सवाल है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी जी जो हैं वो ला शत्रुंज में लगभग 19 दिनों तक रहे थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 19 दिन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 19 से बोला जा रहा है कि भग्गू संत के पीछे क्यों भागा था। तो भग्गू जो है ना वो संत नहीं बल्कि संतू के पीछे क्यों भागा था। कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि संतू जो है वो मछली लेकर भागता है कुएं में डालने के लिए, और भग्गू उसे मछली छीनने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तो बोला गया कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा, तो मछली छीनने के लिए भागा था। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा, तो मछली छीनने के लिए भागा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 में बोला गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली जो कहानी है ना इसमें निम्न तथा मध्यम वर्ग के कहानी का जीवन वर्णन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 21 को देखिए। क्वेश्चन 21 में बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी सदस्य यानी कोई भी आदमी कौन ऐसा दिन था जिस दिन शहनाई नहीं बजाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी एक भी ऐसा सदस्य नहीं था जो मुहर्रम के दिन शहनाई बजाता हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मुहर्रम के दिन। अगला सवाल कुछ में 22 से बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार लगा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का बुखार लगा था, यानी क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। क्वेश्चन 23 में कहता है कि शेक्सपियर को किस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर को कौन कौन से रूपों से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब कवि एवं नाटककार हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 में बोला गया है कि गांधी जी ने बच्चे को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश किए हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा,
अहिंसक प्रतिरोध एक ऐसा शिक्षा है जिसके माध्यम से बच्चों को तालीम देने की बात कर रहे थे। कौन? तो महात्मा गांधी। अगला सवाल बोला गया है कि संत गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो संत गुरु नानक का कथन जो है ना, ये संत कबीर दास के कथनों से लगभग मिलती जुलती है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, संत कबीर दास। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे याद कर ही लीजिएगा। सन 1469 ईस्वी की बात है, जब गुजरात के तलवंडी नामक स्थान पे संत गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब सन 1469 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है कि करील के कुंजन ऊपर वारय के अंतर्गत किसने सवैया संकलित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी करील के कुंजन ऊपर वारव के अंतर्गत मात्र एक सवैया संकलित है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 28 से बोला गया है कि दान लीला में कितने छंद संकलित है? तो दान लीला में छंदों के संकलित होने की बात करेंगे तो कुल इसमें 11 छंद हैं जो संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 11। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 29 में कहा जा रहा है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि घनानंद की आखिर जो मृत्यु हो गई थी ना, ये कब हो गई थी? तो बुक में पढ़िएगा तो उसने बताया गया कि इस घनानंद की मृत्यु सन 1739 ईस्वी में हो गई थी। जब यहाँ पे 1739 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 30 में कहा जा रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि के माध्यम से पर्जन्य किसे कहा गया है? तो ना ही कृष्ण को, ना ही सुजान को, ना ही हवा को, ये बादल को कवि के माध्यम से पर्जन्य कहा गया है। अतः क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि अधिक दिनों तक रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? दोस्तों अधिक दिनों तक रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे हम लोग चिरस्थायी कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चिरस्थायी। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें आप सभी को ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जो स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो देखो, लालटेन जल गई, ये स्त्रीलिंग है, कल्पना नहीं करनी चाहिए, स्त्रीलिंग है, संधि भी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे इतिहास पुल्लिंग है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इतिहास। उसके बाद में क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? यदि आपको सर्वनाम का परिभाषा मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कि सुनने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग कहते हैं उसे हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 34 में कहा जा रहा है कि वही यहाँ आ रही है, वही यहाँ आ रही है, इसमें कौन सा काल है? यहाँ पे आप सभी को काल बताना होगा। तो वह यहीं आ रही है, आ भी सकती है, और नहीं सॉरी आ रही थी है, तो था ते थी जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। था ते थी मिल जाएगा तो भूतकाल हो जाएगा, है हूँ है मिल जाए तो वर्तमान काल हो जाएगा, और गा गे गी मिल जाएगा तो भविष्यत काल हो जाएगा। उसके बाद में है कि जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी को समास वाले वीडियो में बता दिए थे कि जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, उसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण हो, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दशानन को देख लीजिए, तो दशानन में होता है 2 पद, 10 है आनन, तो ये दोनों पद कोई प्रधान नहीं है, प्रधानता किसकी होती है? तो रावण को होती है। तो ये दोनों आपस में पद टूटकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता है, तो हम कह सकते हैं ये बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल है के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आप सभी को मालूम होगा कि कर्म को संबंध कागे की नानेनी गागे की होता है, और आपादान का मतलब होता है से, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? संप्रदान के लिए हो जाएगा, यानी कि उसमें 36 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है कि कोई रो रहा है वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है? यहाँ पे कोई आप सभी को विशेषण बता देना होगा, तो उसमें 37 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये तो संख्या तो है नहीं, परिमाण तो बताया नहीं जा रहा है, इसमें गुण भी नहीं बताया जा रहा है,
अतः हम कह सकते हैं कि दी गई सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला सवाल है, धार्मिक पुस्तक डॉट डॉट संज्ञा है। दोस्तों जितने भी प्रकार के धार्मिक पुस्तक होते हैं ये तमाम पुस्तक जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 39 में है कि अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो अक्षर ध्वनि की बात करें तो ये संयुक्त वर्णों के अंदर आती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 40 में कहा जा रहा है कि इनमें से उत्तम पुरुष कौन है। ये चारों ऑप्शनों को देखकर आपको उत्तम पुरुष बताना होगा। तो देखिए, तुम होगा, वह हो गया और वे लोग, ये तमाम पुरुष जो होते हैं ये उत्तम पुरुष नहीं होते हैं। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम लोग, वे लोग, सॉरी वे लोग नहीं आते, केवल हम लोग और मैं आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब आई होगा, यानी मैं होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।